हेलो। नमस्कार साथियों। मैं हिम्मत सेठ फिर आपके सामने आज हाजिर हूँ कुछ नई बात करने। आ, आज बात करेंगे ये जो असंगठित श्रमिक हैं उनके ऊपर। दरअसल में हिंदुस्तान के अंदर श्रमिकों की बड़ी समस्या है। और बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, और ये रेलवे और जितने भी ऐसे कारखाने हैं, इनमें तो सारी यूनियनें हैं। और वो यूनियनें मतलब संगठित क्षेत्र में आती है, लेकिन उसमें सिर्फ 6 या 7% लोग ही काम करते हैं। बाकी का जो एम्प्लॉयमेंट है वो सारा असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि जिनको रोजगार जो है कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, उनका कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं है। अच्छा, वो जो है ये जैसे रेडी पटरी वाले हैं, खोमचे वाले हैं, इस पे हमने एक पहले भी बात की थी, रेडी पटरी वाले और खोमचे वालों की, हॉकर्स जो हैं उनकी। लेकिन इसमें श्रमिक जो खेती में काम करते हैं, खेतीहर मजदूर जो है वो हैं, ईंट भट्टा पे काम करने वाले हैं, जिनको ऐसे लोग हैं जिनको 2 2 3 3 4 4 महीने काम मिलता है। जैसे खेती में कटाई का मौसम है तब बुला लिए मजदूरों को, काम पे लगा लिया, और फिर वो खत्म हुआ और वापस निकाल दिए। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को तनख्वाह भी पूरी नहीं मिलती है। खाना पीना तो वो दे देते हैं क्योंकि काम करवाना होता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारा पैसा जो है कह के तो लाते हैं कि भाई हम इतना पैसा देंगे, लेकिन फिर जाते वक्त उनको या तो पैसा नहीं मिलता है। उनके साथ दूसरा हेरेसमेंट भी बहुत होता है, ठहरने रहने खाने पीने की भी व्यवस्था पूरी नहीं होती। तो इन सारी चीजों पर एक साथ बात करने के लिए हमने आज सुधीर कटियार जी को बुलाया है। सुधीर कटियार जी ऐसे असंगठित क्षेत्र के लोगों को, और खास तौर से जो अप्रवासी है, जो बाहर से जाकर के काम करते हैं वहां पर और फिर आ जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में पिछले 15 20 साल से काम कर रहे हैं। तो आपको सारी समस्या का मालूम है, ज्ञात है, उनको ज्ञान है इस बात का कि क्या समस्या है उन मजदूरों के साथ, उन श्रमिकों के साथ, जो एक तो बहुत लो पेड वर्कर होते हैं बेचारे, उनको मिनिमम वेज भी नहीं मिलता है, और फिर उनके परिवार के जो हैं उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बच्चों की पढ़ाई विढ़ाई तो खैर हो ही नहीं पाती, क्योंकि बच्चे अगर घूमते फिरेंगे 2 महीने कहीं और 2 महीने कहीं और 1 महीना कहीं, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो इन सारी समस्याओं पर सुधीर जी को मैंने आज बुलाया। तो सुधीर जी से अपन बात करेंगे। सुधीर जी मेनली गुजरात में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी है थोड़ा बहुत काम इनका शायद, लेकिन गुजरात में मुख्य काम है। रहते तो उदयपुर में ही हैं, और उदयपुर से ही उसको हैंडल करते हैं, जाते आते रहते हैं वहां पे। तो मैं अब ज्यादा भूमिका न बनाते हुए सुधीर जी को देता हूँ। और सुधीर जी को ये अपनी बात कहें सुधीर जी, उसके पहले ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हों तो फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियो, किन विषयों पर ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम वैसे एक्सपर्ट्स को बुला करके उसके ऊपर बातचीत करें। तो इस अपील के बाद मैं सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे स्टूडियो में। और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे बात करने पर यहाँ पर पधारे, और हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को, हमारे दोस्तों को आप जो है इस समस्या से अवगत कराएंगे, और इसके क्या मतलब हल हो सकते हैं उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत बात करें। तो मैं आप धन्यवाद सेठ साहब। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया आपके चैनल पर इस मसले को रखने का। और मेरा ये मानना है कि अपने देश, विशाल देश के सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला जो है देश के सामने वो यही है कि
जो हमारी बहुसंख्यक मेहनतकश जनता है, बहुसंख्यक जो वर्कफोर्स है, बहुसंख्यक जो कामगार हैं, वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। और असंगठित क्षेत्र का अर्थ है कि उनको किसी भी किस्म की, या मैं कहूँ बहुत कम कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। हमारे देश में मजदूरों के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। अभी केंद्र सरकार प्रयत्नशील है कि हम इन कानूनों को 4 कोर्ट्स में समावित करें। 40 से ऊपर केंद्रीय सरकार के कानून हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें भी कानून बनाती हैं, अलग अलग कानून बनाती हैं, उनको भी पास किए, क्योंकि जो श्रम है वो कॉन्करेंट सूची में आता है, समवर्ती सूची में। तो उसके बावजूद जो असंगठित क्षेत्र का तबका है, मजदूर है, वो इन सब की सुरक्षा से दूर है। तो ये एक बहुत ही कठिन परिस्थिति हमारे सामने है। और जैसा कि सेठ साहब ने बताया कि बहुसंख्यक जो मजदूर वर्ग है, इसके आंकड़े अलग अलग आते हैं, लेकिन लगभग हम मान के चलें कि लगभग 90% आबादी जो है वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है। और ये परिस्थिति जब हम छोटे थे, पढ़ाई करते थे 60-70 के दशक में, जिस समय देश नया नया आज़ाद हुआ था, उस समय और विकास का दौर शुरू हुआ था, उस समय ये उम्मीद थी कि धीरे धीरे लोग असंगठित क्षेत्र से शिफ्ट होकर के संगठित क्षेत्र में जाएंगे। एक जमाना था जब हम मानते थे कि फैक्ट्रीज में अगर आपकी नौकरी लग गई तो आपका एक तरह से वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि आपके पास पीएफ है, इंश्योरेंस है। और अब हकीकत जो है वो एकदम उसकी उल्टी है। संगठित क्षेत्र बजाय बढ़ने के और कम हो रहा है, कम हो गया। यानी कि फैक्ट्रीज में भी आजकल बहुसंख्यक तबका संगठित क्षेत्र में नहीं आता है। ज़्यादातर फैक्ट्रीज में भी ठेका प्रथा शुरू हो गई है, ठेके पे मजदूर लगाए जाते हैं। तो जो बहुत बड़ी जनसंख्या है, और तो आवर्स पे लग रहा है। हाँ, घंटे पे भी लग रहे हैं। और जिन मजदूरों के साथ में हम काम करते हैं, देखिए मजदूरों को मैं आमतौर पे हम 3 कैटेगरीज में देखते हैं। एक तो जो परमानेंट वर्कर्स हैं, स्थायी मजदूर हैं, संगठित लोग हैं, संगठित क्षेत्र है। दूसरा जो बहुत बड़ी संख्या एक ठेके पे काम करती है, फैक्ट्रीज में ठेका मजदूर है। और तीसरी एक बहुत बड़ा जो जन समुदाय है जो ठेके पे भी नहीं है, जो कैजुअल जिसको हम वर्कर्स कहते हैं। ठेका श्रम के पास फिर भी एक लिखित अनुबंध है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, जो भले जितना भी शोषणकारी हो लेकिन एक्ट है, उसकी मामूली सुरक्षा है उसके पास। जो कैजुअल वर्कर है उसके पास कोई उस तरह का कोई करार नहीं है, तो किसी भी किस्म की सुरक्षा उसके पास नहीं है। और जो निर्माण क्षेत्र है पूरा का पूरा सारा एक तरह से कैजुअल वर्क में ही आता है, उसके श्रमिकों के पास किसी तरह की सुरक्षा नहीं है। खेत मजदूर सारे उसी में आते हैं, इन भट्टों में काम करने वाले सब मजदूर उसी तरह के हैं। बहुत बड़े पैमाने पे जो हमारी श्रम शक्ति है वो कैजुअल वर्कर्स में ही शामिल है। इसमें एक और जो बिंदु आज के सालों में जुड़ गया है वो है प्रवास का, माइग्रेशन का, सीजनल माइग्रेशन का, कि बहुत बड़ी संख्या में मजदूर जो काम कर रहे हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं। यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन करके जाते हैं। बिहार टॉप पे है उसमें। हाँ, उसमें बहुत सारे जिले हैं। एक मोटे तौर पे हम कहें तो पूरा का पूरा जो उत्तर और पूरा भारत है, वहाँ से पलायन की जो धारा है वो दक्षिण और पश्चिम भारत जो थोड़ा ज़्यादा विकसित इलाका है वहाँ पर है। लेकिन इसके अलावा हर राज्य में पॉकेट्स हैं, गरीबी की पॉकेट्स हैं। उससे हम राजस्थान में ही बात करें तो राजस्थान का जो पूरा ट्राइबल एरिया है और पूरी जो पश्चिम भारत की ट्राइबल पट्टी है, 4 राज्यों में फैली हुई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तो ये पूरी जो ट्राइबल पट्टी है, यहाँ से लगभग सभी परिवारों से पलायन हो रहा है, सीजनल माइग्रेशन हो रहा है। यानी कि लोग काम करने जाते हैं और पूरी जिंदगी वो काम करते हैं और फिर वापस अपने गांव में आते हैं। तो ये एक लाइफ साइकिल बन गया है। ये एक बड़ा शोषण का एक कारण है, क्योंकि जो प्रवासी श्रमिक है वो और ज़्यादा शोषित श्रमिक है। और जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो नियोक्ता हैं, उनकी भी कोशिश रहती है कि वो प्रवासी श्रमिक को ही काम पर लगाएं। मैं राजस्थान के उदाहरण देता हूँ। हम उदयपुर में बैठे हुए हैं और यहाँ से मैंने अभी आपको बताया कि पूरी ट्राइबल पट्टी से बहुत भारी पैमाने पर पलायन बाहर होता है। हर परिवार से पलायन होता है लगभग, सिवाय वो जो सरकारी नौकरियों में चले गए। और यहाँ पर भी जो इंडस्ट्री है, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे मार्बल का एरिया है, दक्षिण राजस्थान में मार्बल की माइंस हैं, केलवा की तरफ राजसमंद में मार्बल की माइंस हैं।
तो इन सभी माइंस में आप देखेंगे कि आधे मजदूर जो है, आधे से ज़्यादा मजदूर जो है वो बाहर के हैं, बिहार के मजदूर काम कर रहे हैं। वो वजह क्या है? यानी कि लोकल मजदूर अवेलेबल है, तब भी जो एम्प्लॉयर है वो बाहर के मजदूर को लगाना पसंद करेगा। उसकी वजह यही है कि बाहर का मजदूर जो है वो ज़्यादा शोषित, उसका ज़्यादा शोषण किया जा सकता है। वो रात दिन काम करने के लिए तैयार है, वो 12 घंटे काम करेगा। जो स्थानीय मजदूर है वो घर वापस जाना चाहेगा शाम को, उसका परिवार है, बच्चे हैं, प्रवासी श्रमिक काम करने आया है, वो वहीं पर रहेगा, रात दिन काम करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी वो संगठित नहीं हो सकता, उसका यहाँ कोई आधार नहीं है, तो वो कैसे संगठित होगा वो? और कोई भी एक्सीडेंट हो जाए उसको आसानी से हटाया जा सकता है, भगाया जा सकता है। स्थानीय श्रमिक के साथ एक्सीडेंट हो जाए तो वो स्थानीय लोग इकट्ठे होते हैं और मुआवजे की मांग करते हैं। तो इसके चलते ये एक बहुत बड़ा मसला है कि बहुत बड़े पैमाने पर प्रवासी श्रमिकों का नियोजन हो रहा है, और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि श्रम कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। श्रम कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। अब मैं समस्या पर आता हूँ। समस्याएं किस तरह की लोग फेस करते हैं। कुछ तो मसले आपने बताए। एक तो मजदूरी बहुत कम है, हमारे देश में वैसे भी न्यूनतम वेतन बहुत कम है, और अक्सर जो है न्यूनतम वेतन भी लोगों को नहीं मिलता है। अगर मैं किसी भी क्षेत्र की बात करूं तो आप देखिए कि लगभग 6, 7, 8 हज़ार रुपये जो है मासिक वेतन पर लोग काम करते हैं, और लंबे समय तक काम करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग माइग्रेंट वर्कर्स हैं और उनको साइट पर ही रहना है। ज़्यादातर जगहों पर पीसीएट से काम किया कराया जाता है, जैसे ईंट भट्टे हैं, यहाँ पर पीसीएट से काम होता है। बहुत सारे मजदूर जो हैं वो जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं वो बंधुआ श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। इन भट्टों में लगभग 50 लाख से ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं पूरे देश में, और लगभग सभी मजदूर बंधुआ हैं, क्योंकि वो एक एडवांस लेके काम करने के लिए आते हैं। जब तक वो एडवांस नहीं उतरेगा तब तक वो वापस नहीं जा सकते। तो बहुत सारे क्षेत्रों में ईंट भट्टे की बात नहीं है। अभी हम गन्ना जो कटाई का काम होता है महाराष्ट्र में, दक्षिण गुजरात में, कर्नाटक में, उन मजदूरों के साथ में काम कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी संख्या है, 10 लाख मजदूर इस क्षेत्र इसमें काम करने जाते हैं। सब प्रवासी श्रमिक हैं, लगभग सभी बंधुआ मजदूरों की तरह काम करते हैं। एडवांस लेके जाते हैं और रात दिन काम करना पड़ता है। उसके बाद एडवांस पूरा जब तक नहीं हो तब तक वापस नहीं आ सकते। तो बंधुआ श्रमिक की जैसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। ट्रैफिकिंग एक नया शब्द जो आजकल हम काम में लेते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि मानव तस्करी श्रम के लिए। लोग उड़ीसा से काम करने आ रहे हैं, गुजरात में, राजस्थान में, उनको कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं काम करने के लिए। उनको एडवांस दिया तो और ठेकेदार ने गाड़ी में बिठा दिया। कुछ सालों पहले एक बहुत ही एक बड़ी दर्दनाक घटना उड़ीसा में घटी थी कि ठेकेदार ने 2 मजदूरों के हाथ काट दिए, क्योंकि वो मजदूर जो थे वो एडवांस उन्होंने लिया और वो जहाँ भेज रहा था वो जाना नहीं चाह रहे थे, वापस जाना चाह रहे थे, तो उसने उन दोनों के हाथ ही काट दिए। ये घटना घटी थी। तो ये एक उदाहरण बानगी है कि इस तरह की परिस्थितियाँ हैं। हम लोग जो काम करते हैं, हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं मजदूरों के जिनमें उन्होंने पूरे सीजन काम किया और अंत में उनको पूरा पेमेंट नहीं मिला। और ये बहुत आम बात है कि जो एक बेसिक श्रम कानून है कि नियमित भुगतान मजदूरी का, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, तो बहुत ही बेसिक एक्ट है, हर एक पे लागू होता है कि कोई भी मजदूर जो काम कर रहा है उसको नियमित भुगतान किया जाए। प्रवासी श्रमिकों के साथ में ये बहुत बेसिक एक्ट लागू नहीं होता है। वो एडवांस लेके आते हैं और लास्ट में उनका हिसाब होता है, यानी कि सीजन के अंत में जाकर के उनका हिसाब होगा। उनको कोई नियमित वेतन नहीं मिलता है। तो आपका एडवांस उतर भी गया 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तब भी आप घर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि आपका पैसा बाकी हो गया और मालिक जो है आपको हिसाब लास्ट में करेगा। तो लास्ट में हिसाब करते समय मजदूर के पास कोई किसी किस्म की नेगोशिएटिंग पावर नहीं है। तो बहुत से ऐसे केसेस आते हैं कि जो उसकी मजदूरी तय की गई वो मजदूरी नहीं दी गई और उसका हिसाब नहीं हुआ। लाखों रुपए का मजदूरी का पेमेंट मजदूरों के पास बाकी रहता है, यानी कि जो ग्रुप मजदूरों का आया काम करने के लिए उसका लाखों रुपए का भुगतान बकाया है और वो वापस चले गए। हिंसा बहुत आम है, भट्टों में बहुत आम है हिंसा की बात। महिलाएं बहुत सारी काम करने के लिए पलायन करती हैं, परिवार के साथ में करती हैं, कई बार अकेले भी पलायन करती हैं। महिला हिंसा की बहुत घटनाएं आती हैं मजबूरी के कारण। इसलिए घटनाएं बहुत आम है। बहुत बड़ा एक मसला है कि एक्सीडेंट्स होने पर कोई मुआवजा नहीं मिलता है, प्रॉपर मुआवजा नहीं मिलता है। निर्माण साइट्स पर एक्सीडेंट्स बहुत आम है, क्योंकि सुरक्षा के जो साधन, जो एक बहुत बेसिक साधन जो होने चाहिए वो कंपनियां उपलब्ध नहीं कराती हैं। हेलमेट पहनना है, जैसे कि आप ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो एक सेफ्टी चेन होती है जिससे कि मजदूर को बांधा जाता है। ऊंचाई पर आप काम कर रहे हैं तो नीचे सेफ्टी नेट लगाना चाहिए। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं
जो कि निर्माण जो इंडस्ट्री है वो फॉलो नहीं करती है। और निर्माण इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े हजारों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो वो पूरी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, लेकिन वो भी ये बेसिक सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करती है। और मजदूर मर जाता है, प्रवासी श्रमिक है, 3-4 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, जितने भी फैसला हो जाए करके वापस भेज देते हैं। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, इसके तहत आज की तारीख में कम से कम मजदूरों को 18-20 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए मौत होने के बाद। वो नहीं मिलता है। बहुत सी घटनाएं हैं। हम राजस्थान में बैठे हैं, उदयपुर के क्षेत्र से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा आदिवासी अंचल है, यहाँ से बहुत सारे बच्चे काम करने के लिए जाते थे जिनिंग इंडस्ट्री में। तो जब हमने काम करना शुरू किया आज से करीब 20 साल पहले, 2008-9 की बात बता रहा हूँ मैं, 17-18 साल पहले की, तो किशोर जाते थे, किशोर किशोरियाँ, और बहुत बड़ी संख्या में उनके साथ में एक्सीडेंट्स हुआ करते थे। तो हमने एक पूरी लिस्ट बनाई, करीब 30-40 केसेस की ऐसे, जिसमें कि बच्चों के हाथ कट गए, पैर कट गए, उंगलियां कट गई, और उनको कोई प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला। तो ऐसी घटनाएं बहुत हैं। बहुत सारे लोग अपंग हो गए और उनका कोई सुनवाई नहीं हो पाती। समस्याओं की तो बहुत बड़ी सूची है, बहुत बड़ी एक लिस्ट है। और उसका जो हम थोड़ा मैं हल्की बात करता हूँ कि क्या हो सकता है, क्या हम प्रयास कर रहे हैं, क्या हो सकता है। तो हमारा मानना ये है कि सबसे बड़ा ये जो मसले हैं इतने सारे, और जो समस्याएं आ रही हैं, जो दिक्कतें हैं, तो सबसे बड़ा हल तो यही है कि मजदूर जब तक संगठित नहीं होगा तब तक वो उन समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। तो हमारा पहला प्रयास तो यही है कि मजदूर संगठित हो, ऑर्गेनाइज हो, अपना संगठन खड़ा करे, और तभी वो उसके हकों की मांग कर सकते हैं। ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। और आसान इसलिए नहीं है कि मजदूर अनपढ़ हैं, उनके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है, और उनके सामने दिक्कतें भी बहुत हैं। प्रवासी श्रमिक है, बाहर काम करने जा रहा है, कैसे वो ऑर्गेनाइज होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आज से जब हमने काम करना शुरू किया, तब इस अंतर से करीब 2 लाख मजदूर जो थे वो कपास का, एक बोलते थे कपास डूडी का काम, यानी कि कपास के जो बीज के खेत होते थे, कॉटन सीड प्लॉट्स, वहाँ पर एक खास काम के लिए जाते थे, जिसको बोलते हैं कि नर और मादा फूलों का मिलान करना, यानी कि इसको बीज बनाने का काम जो होता है उसको करना। तो उसके लिए तो इसमें हमने मजदूरों को संगठित किया, और उसमें बहुत सारे बच्चे थे, तो उनकी संगठन खड़ा किया, और यहीं से हमने उनको ऑर्गेनाइज किया। यानी कि क्षेत्र, यहीं से हमने कहा कि जब तक आप ये मांगे नहीं मानेंगे तब तक मजदूर पलायन नहीं करेंगे। और वो प्रयास इतना सफल रहा कि उसमें लगभग दूसरे साल ही एग्रीमेंट हुआ, और मालिक के लोग आए बातचीत करने के लिए, उन्होंने मजदूरी बढ़ाई। उस समय करीब 40 रुपये का रेट था, 52 रुपये की मजदूरी तय की, और ये उन्होंने कहा कि हम बच्चों को ले जाना बंद करेंगे। उसके बाद बहुत सारे प्रयास हुए, गवर्नमेंट को भी मालूम पड़ा, राष्ट्रीय आयोग से लोग आए, और बहुत बड़ा मीडिया कैंपेन हुआ। तो स्थिति ये बनी कि आज कम से कम जो बच्चों का पलायन है वो बंद हो चुका है। मैं ये तो नहीं कहूँगा बाल श्रम बंद हो गया है, लेकिन बच्चों का पलायन बंद हो गया है, और कंपनियों ने खेती जो है वो आदिवासी इलाके में खेती करना शुरू कर दिया। तो संगठन के सबसे बड़ा प्रमुख काम संगठन का ये है कि संगठन खड़ा हो मजदूरों का, और वो इसको आगे बढ़ाए काम को। और जो चैलेंज वो यही है कि मसला ये उठता है कि भाई संगठन क्यों नहीं बन रहा है। संगठन इतनी बड़ी संख्या है, इतनी सारी दिक्कतें हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि लगभग 80% आबादी जो है वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है। तो ये मजदूर संगठित क्यों नहीं होते, और वो संगठित होकर क्यों नहीं अपने अधिकार मांगते हैं। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, चुनाव होते हैं, हर समय चुनाव होते रहते हैं, शिकायत है सरकार की, राज्य स्तर पे, पंचायत स्तर पर। तो चुनौती ये है कि जो श्रमिकों के मुद्दे हैं वो राजनीतिक मुद्दे क्यों नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो न्यूनतम वेतन का मुद्दा क्यों नहीं बनाती है कि न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, या मजदूरों के जो श्रम कानून है उनका पालन होना चाहिए। ये बड़ा एक मसला है, विचार करने का मसला है कि जो श्रमिक वर्ग है, जो बहुसंख्यक है, लेकिन वो उसके मुद्दे को वो पॉलिटिक्स में, जो मुख्य धारा की राजनीति है, उसमें शामिल नहीं करवा पा रहा है। तो ये एक चैलेंज का विषय है, और ये एक चिंतन का विषय भी है हमारे सबके लिए कि ऐसा क्यों है कि बहुसंख्यक जो जनता है अगर वो संगठित हो जाए तो निश्चित रूप से सुधार हो सकता है। निश्चित रूप से सुधार हो सकता है। जहाँ पे मजदूर संगठित हुए वहाँ बहुत सुधार हुआ। महाराष्ट्र में जैसे मथाडी कानून है, महाराष्ट्र में तो वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कानून बना है, और वो इतना सफल कानून है।
कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जो मछाड़ी कहते हैं हमालों को, यानी कि जो लोग बोझा ढोते हैं सर पर, हर हर क्षेत्र में, हर राज्य में, हर जगह पे हिमाल मजदूर मिलेंगे। बहुत मेहनत वाला काम है। तो वहाँ पर वो लोग संगठित हुए, उनके लिए अलग सरकार ने कानून बनाया, और उस कानून के चलते ये हुआ कि बॉम्बे और पुणे जैसे शहरों में माल मजदूरों के लिए उनकी बाकायदा हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं। उनके पास पक्के मकान है रहने के लिए, बॉम्बे पुणे जैसे शहरों में, जहाँ पे की बहुत बड़ी संख्या झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। उनके अपने स्कूल हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उनका अपना बना हुआ है। हर मजदूर के पास पीएफ है, इंश्योरेंस है। तो ये इसके लिए, और ये सारा काम उन्होंने अपने खुद के ही पैसे से किया है, इसमें सरकार का कोई अनुदान नहीं है। तो सरकार को कोई अनुदान देने की जरूरत नहीं है। सरकार से कोई मजदूर को कोई भीख नहीं चाहिए कि आप सब्सिडी दीजिए, अनुदान दीजिए, पेंशन दीजिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मजदूरों को बस वाजिब मजदूरी चाहिए और उनका हक चाहिए, और ये गिराया जा सकता है। मथाडी का मैंने उदाहरण दिया, वो इसलिए हुआ क्योंकि वो मजदूर संगठित हुए, उन्होंने अपने मांगों की बुलंद किया, हक आवाज लड़ी, लड़ाई लड़ी। अब चैलेंज ये है कि वो और जगह क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके भी कारण है, और इसके राजनीतिक कारण है, जो मुझे लगता है कि अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उस पर एक मंथन का विषय है हमारे लिए। शुक्रिया। अ, आपने बहुत अच्छे से सारी समस्या को रखा और ये बताया कि कैसे इसका हल किया जा सकता है। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कह रहे थे पॉलिटिकल इशू क्यों नहीं बनता है मिनिमम वेज, और पॉलिटिकल इशू तो देखिए, आपके जो 42 कानून को 4 कोड में बदला, तो बिना मतलब पार्लियामेंट में बिना बहस के ही बदल दिया उसने। जब पूरा राज्यसभा का हॉल खाली था, उस समय इस कानून को पास किया गया, मतलब लोगों ने जब बहिष्कार कर दिया वहां पे। तो अब आप समझ लीजिए कि सरकार कितनी संवेदनशील है इस मुद्दे पर। उसका एक नमूना है ये कि बिना किसी बहस के, और जब वॉकओवर हो गया, सेशन से लोगों ने वॉकओवर कर दिया, उस समय आप इस कानून को लेके आए और पास करवा दिया। तो सरकार के तो मतलब बिल्कुल है ही नहीं कि मजदूरों को कुछ मिले। वो तो बिल्कुल अडानी अंबानी ही बनाना चाहती है सारे देश को, और सारे देश को मतलब उन्हीं 2-4 लोगों के लिए ही काम करना चाहती है, 2-4 परिवारों के लिए ही काम करना चाह रही है। और इस समय मैं बहुत साफ से कह सकता हूं कि अभी जो सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। चाहे इनके सारे जितने विकास के काम हैं वो देख लो, तो हवाई अड्डे ज्यादा बन रहे हैं, जबकि हवाई अड्डे में जाने वाले लोग 1% भी नहीं है, लेकिन हवाई अड्डे बन रहे हैं। हवाई यात्रा को कितने लोग कर सकते हैं इस देश के अंदर? ये जो अभी ट्रेन इन्होंने वंदे भारत और क्या क्या निकाली है, इसमें कितने लोग यात्रा कर सकते हैं? 1 या 2%, 5% ज्यादा से ज्यादा। आम आदमी जो मजदूर है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बढ़ा रहे। जो मतलब जो अभी नेटवर्क है रेल का, उसको और बढ़ाना चाहिए और पटरियां बिछानी चाहिए। वो नहीं करके आप वंदे भारत जैसी ट्रेन चला रहे हैं जिसमें 1-2-5% लोग ही बैठ सकते हैं। उसका किराया इतना हाई है कि आम आदमी नहीं उसमें सफर कर सकता। रेल सबसे सस्ता साधन था हमारे देश के अंदर, उसको आप महंगा करते जा रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। सरकार तो मतलब संवेदनहीन है, उसी को जगाने के लिए तो सारे प्रयत्न करने की जरूरत है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, ये तो खैर मैंने बीच में बोल दिया, कि ये जो 42 कानून थे, उससे कोड में जो बदला, उससे असंगठित मजदूरों पे कुछ असर पड़ा क्या? कि असंगठित मजदूरों पर तो उसका असर बहुत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही श्रम कानूनों की परिधि से बाहर है। और जो बड़ा जो सरकार ने जो श्रम सुधार किया, तो देखिए श्रम सुधार तो एक जो उनका श्रम, जब पूंजीपति वर्ग श्रम सुधार की बात करता है या सरकार बात करती है, तो वो मुख्यतः एक खास चीज़ की बात करती है। वो है कि सरकार को मजदूरों को लगाने और हायर एंड फायर की आसानी हो उनको, है ना। ये पूंजीपतियों की मांग रहती है।
तो आईडी एक्ट पे असर पड़ेगा। आईडी एक्ट जो जो कानून है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, जो कि रेगुलेट करता वो तो है खैर है ही वर्क है, कंडीशंस उसमें को, बहुत सारी चीजें तो हैं। उसको उन्होंने डाइल्यूट किया है। और बाकी भी और भी क्षेत्रों में किया है, ऐसा नहीं कि और क्षेत्रों में उसका नुकसान नहीं होगा, और क्षेत्रों में उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन चूंकि उसका मैंने बताया ना कि मजदूरों को तो अभी भी कानून से वो बड़ी चीज़ें बाहर है, इसलिए उसका विरोध भी नहीं हुआ। मतलब उसका जो विरोध था वो बहुत एक सीमित तबके ने किया, जो संगठित क्षेत्र ने उसका जो विरोध किया। तो ये संगठित तबके के लिए भी ये एक बड़ा मसला ये है कि भाई एक विरोधाभास है कि वो क्यों नहीं असंगठित तबके को साथ में लेता है। और तो खैर मैं जी बताता हूँ आपको। नहीं, वो तो क्या है कि मजदूरों ने इसका विरोध जो जहाँ जहाँ हो सकता था वहाँ किया, लेकिन आजकल मजदूर भी बहुत सुविधा भोगी हो गया है, तो उसको लगता है कि यार दूसरे लोग कर लेंगे, मैं क्या करूँ, और इस तरह से जो है वो नहीं हो पाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि असंगठित क्षेत्र को साथ लेने की जो सामर्थ्य है ट्रेड यूनियन में, लेकिन वो इसके लिए अभी भी तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों तैयार नहीं है, या क्यों नहीं उसमें जाकर के काम करते हैं। जो ट्रेड यूनियन लीडर हैं, उनको असंगठित क्षेत्र में जाकर के उन मजदूरों के लिए बात करनी चाहिए, उनको अपने साथ जोड़ना चाहिए, उन यूनियनें बनानी चाहिए उनकी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बहुत कोशिश चल रही है, कुछ है भी, जैसे वहाँ निर्माण श्रमिकों का बहुत बड़ा संगठन बना हुआ है भटनागर, वहाँ पे वो है, उसके दिल्ली में संयोजक हैं, ऑल इंडिया बेसिस पे बनाया है, और उन्होंने बहुत सारे मसले सरकार के सामने रखे भी और हल भी किए हैं उनको। ऐसे ही अपने, मैं जिसकी बात कर रहा था आपसे, जयंती पंचाल, वो आजकल असंगठित क्षेत्र में ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, और उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, लोगों को गैदर करना मुश्किल है। आज एक जना कहीं यहाँ काम कर रहा है, वो एक महीने बाद कहीं दूसरी जगह काम करना चला जाएगा, तो उसको फिर उस संगठन के साथ जोड़ के रखना संभव सा नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी मुश्किलें हैं। खैर, जो भी है, अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मेरे को यहाँ समाप्त करना पड़ेगा इसको। आपने बहुत अच्छी जो जानकारी दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। आप आए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार। और आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा सुना, उसके लिए आप सबको आभार। और हम फिर किसी अगले वीडियो में आपसे फिर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और जब समाप्त करने के पहले मैं फिर एक बार वो अपील दोहराना चाहता हूँ कि अगर आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अच्छे लग रहे हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं। और ये जो वीडियो आज जो बना है, इसको तो आपको सब जगह दिखाना ही चाहिए, क्योंकि इसमें खास तौर से जो वंचित वर्ग के श्रमिक हैं, जिनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है, उनके संगठन के बारे में है। तो कमेंट करें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। शुक्रिया शुक्रिया सर।